वैदेही कितनी परिपक्वता इनके भाषा में और विचारों में, दोनों में। और देखिए, मैं ये जो सम्मान समारोह होते हैं ना, मुझे पता नहीं कितने दर्जनों मिले हैं, मैं कभी नहीं जाता। मैं कहता हूँ घर भेज दो, क्योंकि उसके दो कारण हैं कि एक तो ये सम्मान पाने के लिए लोग इतनी नाक रगड़ते हैं, ये जो पद्म श्री और क्या क्या मिलते हैं ना, मेरे पास क्यों लगी रहती है हर साल ढेरों लोग, और लाखों रुपए रिश्वत देने के लिए लोग तैयार रहते हैं कि हमको पद्मश्री दिला दो, हम 20 लाख दे देंगे, हम 50 लाख दे देंगे हर साल। तो मुझे लगता है कि मैं अगर कोई पुरस्कार लेने जाऊंगा तो लोग समझेंगे कि मैंने भी पैसे वैसे दिए होंगे, रिश्वत दे के दिए होंगे, तो मैं जाता ही नहीं। अच्छा, और फिर दो दो कौड़ी के नेताओं के यहाँ बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े विद्वान वो लाइन लगाए रखते हैं। मतलब जो दुराचारी लोग हैं, चरित्रहीन लोग हैं, उनके यहाँ आप जाके बड़ा विद्वान लाइन लगाए, कितनी शर्म की बात है पुरस्कार देने। फिर दूसरी बात क्या है कि ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं आजकल, कई लोगों को मैंने देखा कि 4-6 तो बड़े लोगों को चुन लेते, नामी गिरामी, वो आ जाएं तो वाह वाह, और बाकी 5-7 सेठ लोगों को पकड़ेंगे जो कि बिल्कुल अयोग्य हैं, लेकिन वो 10 लाख दे देंगे, 20 लाख दे देंगे, 1 करोड़ दे देंगे, उनको उनके साथ बिठा देंगे। तो ये बड़ा एक विचित्र सौदा हो गया है। तो मुझे बहुत संकोच होता है। जब वैदेही जी ने पहले कहा मुझे, तो मुझे बड़ा संकोच हुआ। फिर बाद में मुझे याद आया कि अरे वैदेही जी से तो पहले भी भेंट हुई है। फिर 2-3 लोगों से पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा नहीं, वैदेही बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही सत्यनिष्ठ है और ज़बरदस्त पत्रकार है, यहाँ से अंग्रेजी का अखबार चलाती है, आप जब अखबार चलाती हैं। और जब मैंने उनका भाषण सुना वहाँ, इन्होंने बीच बीच में बोला पुरस्कार के बारे में, तो मैं दंग रह गया। मैंने कहा क्या अद्भुत प्रतिभाशाली युवती है। तो उसमें बहुत लोगों को इन्होंने सम्मानित किया और सब बड़े बड़े योग्य लोग, उनको पद्म विभूषण तक मिल चुका है। प्रभा अत्री जी और वो नादिरा, हमारी नसीब की छोटी बहन, एक से एक बढ़िया लोग वहाँ थे। तो मैं बहुत खुश हूँ। ये तेलुगु भाषी है, मुझे नहीं मालूम था, मैं इनको मराठी भाषी समझता हूँ। तो हिंदी इतनी अच्छी बोलती हैं। मेरे तेलुगु भाषी बहुत मित्र लोग साथ पढ़ते थे, मेरे PhD कर रहे थे। मैंने इतनी अच्छी हिंदी किसी तेलुगु भाषी की नहीं सुनी। बधाई इनको बहुत। और आप में से जो लोग बोलना चाहें वो बोलें। कहीं मेरी गलती, मेरा कोई तर्क आपको रद्दी लगा हो, गलत लगा हो, तो सुधार कीजिए, वो भी बताइए, तो मैं कुछ जानूँगा। मैं इजाज़त ले सकती हूँ? एडिट का टाइम है। धन्यवाद। तो वहाँ जाइए। नहीं, हमको बोलना कुछ नहीं है, हमें ये पूछना है कि हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ तक हमें लगता है एक थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ेगा। मातृभाषा है, वो बहुत निकट है, वो बहुत प्यारी है, लेकिन राष्ट्रभाषा अगर हमें बनाना है तो मातृ से थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा और थोड़ा मातृ का मोह छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर देश को जोड़ना है तो निश्चित रूप से जब राष्ट्रभाषा, वही हम कह रहे हैं कि जब घर तक सीमित होते हैं तो हम घर की भाषा बोलते हैं, हम वो भाषा बोलते हैं जो हमारे घर में बोली जाती है। लेकिन जब हम स्कूल में जाते हैं तो फिर हम खड़ी बोली बोलते हैं, फिर हम वो सीखते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है और एक करना है तो मातृभाषा का मोह थोड़ा कम करना पड़ेगा, ये मेरा कहना है। बाकी नमस्कार। आपको सुनने के बाद और कमलेश जी को सुनने के बाद और वैदेही को सुनने के बाद कुछ भी बोलना मुझे अनुचित लगेगा, लेकिन मैं एक उदाहरण देके कुछ बताना चाहती हूँ। सबको पता है मैं अभिनेत्री हूँ, तो उसका जो एक अभिनेत्री होने के नाते जो मुझे आजकल जो झेलना पड़ता है उसका एक उदाहरण दीजिए। अभिनेत्रियों को, अभिनेताओं को ऑडिशन देना पड़ता है, ऑडिशन क्लिप वीडियो बना के भेजना पड़ता है। तो अगर मैं उसको ऐसे लिखूं, सर ऐसे बनाऊं, नमस्कार, मेरा नाम असीमा भट्ट है, मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से अभिनय में स्नातक किया है, मैं मुंबई में रहती हूँ, मैं
मुख्यतः बिहार की रहने वाली हूँ। मेरी मातृभाषा हिंदी है और मैं यहाँ मुंबई में रहकर फिल्म, टीवी और नाटक करती हूँ। एक उदाहरण ये है। दूसरा है, हेलो, आई एम असीमा भट्ट, पास आउट फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इन द ईयर ऑफ 2000. आई एम लिविंग इन मुंबई, डूइंग फिल्म, टीवी, थिएटर एज वेल. सर, जो मैं हिंदी में बोलती हूँ मुझे ऐसे देखा जाता है, तो मैंने अडेप्ट किया ऐसे बोलना कि हाय, हेलो, आई एम असीमा भट्ट. नहीं चाहते हुए भी, चूंकि हमारा जो प्रोफेशन है इतना हिपोक्रेट है, जो हमें करना पड़ता है. एक और बात बताना चाहूँगी. कमलेश जी ने जैसे कहा कि अमिताभ बच्चन, नसीरुद्दीन सर, पंकज कपूर साहब, मैं जानती हूँ, पर्सनली जानती हूँ कि ये लोग अगर रोमन में स्क्रिप्ट, पहले तो लोग ये गलती नहीं करेंगे उनके पास जाने की, और अगर ले गए तो उनके मुंह पे, उनके सर पे पड़ेगा. बट अफसोस, मैं असीमा भट्ट ये नहीं कर सकती. हमें रोमन में, ऐसे रोमन में कि हमें बाद में सर पूछना पड़ता है. स्क्रिप्ट आती है हमारे मोबाइल पे, हाँ, तो जिन्होंने भेजा होता है उनको ज़रा एक बार पढ़ के बताइएगा, क्योंकि सर वो पता नहीं, वो जोड़ जोड़ के RAM, राम, जा, आ, ता, आ, क्या कह रहे हैं. तो मैं कहती हूँ एक बार पढ़ के सुनाइएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. क्योंकि और मुझे नहीं लगता कि इसका क्या उपाय हो सकता है, क्या सुझाव हो सकता है. और इवन सेट पे जहाँ हम फिल्म या टीवी या एड शूट कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम जैसे लोग जो हिंदी, जो मैं समझती हूँ कि मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से आती हूँ, कमोबेश मेरी अच्छी हिंदी है, बोलती हूँ, और वहीं पे कोई दूसरे एक्ट्रेस जो टाई 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 अंग्रेजी में बोले चले जाते हैं, उनको अटेंशन ज़्यादा मिलता है. उनके पास स्पॉट्स वाले ज़्यादा आएंगे, उनके पास एडी ज़्यादा आएंगे, उनके पास क्रिएटिव ज़्यादा आएंगे. हमें तो हिंदी. पर बाद में ये भी बता दूँ कि सर, वही अंग्रेज़ी बोलने वाले मेरे पास आते हैं कि असीमा जी, इसको आप कैसे बोलेंगे, ज़रा सुना दीजिए. तो ये संकट है. हम दो ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जहाँ हिंदी का खाते हैं, लेकिन हिंदी बोलते हुए शर्माते हैं, और हिंदी बोलने वाले को कम तरजीह दी जाती है. हमारा पेमेंट कम होता है. जी. सो दिस इज द प्रॉब्लम. मुझे खड़े होकर बोलना. आपने हिंदी में फिल्म बनाई है सर, और पूरे विदेशों में शूटिंग की है. इस शख्स को गौर से देखिए. कितनी देर बोल सकता हूँ? 2-3 मिनट. अब जिस व्यक्ति को हम जिसके सामने बैठे हैं, 55-60 बरस का एक सामाजिक, इस देश में आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक नीति, कूटनीति क्या नहीं है, और ये मुझे कह रहे हैं कि 2.5-3 मिनट में निपटा. ऋषभ जी और सिद्धार्थ जी दोनों से अनुरोध, बोलने की मैं हिमाकत नहीं कर सकता. आपको शायद याद नहीं, 1977 में जब दिल्ली में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, यूनिवर्सिटी से निकले थे, तो मेरी पहली नौकरी कादम्बरी में मिली थी, संपादक के तौर पर, जब मैं पहली बार आपको मिला. और 1977 का दौर ऐसा था कि इस देश में एक राजनीतिक जलजला आया था. हालत ये थे, मैं 2 मिनट से ज़्यादा लूँगा, 5-6 मिनट लूँगा, इसलिए कि मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं, किस हस्ती के सामने हम बैठे हैं. और ये बताना इसलिए जरूरी है कि मैं क्यों अनुरोध कर रहा हूँ कि इसके आगे मैं उसको समापन करने की जल्दी कोशिश करूँगा. सर, अवस्थी जी ने मुझे कहा कादम्बरी में कि हम बड़ी साहित्यिक किस्म की पत्रिका है, तो थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह इसमें डालना चाहते हैं. तुम एक काम करो कि ये जो कांग्रेस के 2-3 महीने में जो सारे नेता दरकिनार हो गए हैं, इनसे पूछ कर आओ कि अब 2.5-3 महीने में इनकी क्या स्थिति है, क्या मानसिकता, क्या नहीं. उसमें सरदार स्वर्ण सिंह थे, शंकर दयाल शर्मा जी थे, चंद्रजीत यादव थे, ओम मेहता थे,
इस तरह के सारे नाम। और यकीन मानिए हिंदुस्तान टाइम्स जैसी संस्था के पास भी किसी के पास इनके नंबर ढूंढे नहीं मिल रहे थे। तब मुझे शीला जी ने और दया प्रसाद चौबे जी ने कहा कि वैदिक जी के पास जाओ, क्या बात। कहीं से संपर्क नहीं मिलेगा, वहां से मिलेगा और आपके स्टाफ में मिलेगा सारे। सब पुराने मित्रों के नाम आपने जी। 50 साल से कोई नाम ही नहीं लेता। जी, और हालत ये थी कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को जब मैं मिलने गया 22-23 साल का, वो साउथ एक्सटेंशन में बरछती में रहते। आपका धर्म युग ही पालन था। उसके बाद खैर ये सब बातें हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हो सके तो सिद्धार्थ जी और केशव जी हैं, कविश जी भी हैं, ये 1-2 घंटे का नहीं, 1 दिन का 2 दिन का पूरा सेमिनार आप वैदिक जी को हम अनुरोध करेंगे यहाँ आए और एक पूरा सेमिनार यहाँ होना चाहिए। इसलिए कि इस देश में मैं नेहरू और शास्त्री जी के बारे में नहीं जानता। नेहरू जी को मैं 9-10 साल का था तब देखा था, शास्त्री जी को नहीं देखा। इंदिरा जी के साथ मेरा संपर्क रहा कि मैं NSUI में था सर, एग्जीक्यूटिव में। लेकिन इस देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जिसने जब संकट आया है तो सीधे वैदिक जी को बुलाया। ये वैदिक जी, मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे बोलने की आज्ञा दें। आप मानिए कि PMO में प्रधानमंत्री के यहाँ एक पद होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विदाउट पोर्टफोलियो। आप हमारे इस देश के एम्बेसडर हैं विदाउट पोर्टफोलियो पूरी दुनिया में, और उस गुण को हमें जानना है सर। ये हमारा अनुरोध है। मुझे आज बड़ी कोफ्त हो रही है, इस आदमी ये तो जहर मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे कह रहा है कि 2.5-3 मिनट में बात करें, लेकिन मुझे कोफ्त ये हो रही है कि 1970-78 में जब पहली बार मुझे आपका आशीर्वाद मिला, तो मिला, उसके बाद मैंने 40 साल व्यर्थ किए। मुझे इनका पीछा छोड़ना नहीं चाहिए, और अब इस पीछे को अब छोड़ने की जरूरत नहीं, अब पीछे पड़ जाए जैसे आपने कहा, और हमें जरूरत है। इस शहर में लोगों को जरूरत है, चाहे 5 आए, 10 आए, 15 आए, हमें जरूरत है उन सारे अनुभवों को जानने की। मैं एक बहुत कड़वा सा उदाहरण दूंगा, हो सकता है बाहर जाके मेरी गिरफ्तारी ही हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, जैसा माहौल चल रहा है इस देश में। जो सबसे बड़ा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू नरेंद्र मोदी जी, जो कहा जाता था उनका तुरुप चाल जो है, अब तो आप ही ने उद्घाटन कर दिया उसका, वो है कि शपथ लेने से पहले उन्होंने सभी देशों के प्रधानमंत्री को यहाँ बुलाया। मूल आइडिया किसका था? आपका। 3 दिन तक पाकिस्तान से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, चिंता में थे। सरताज जी आपके मित्र थे, आपने उनको बताना पड़ा, और ये सारी बातें ऐसी हैं जो आपको सब बताने की जरूरत है। सरदार इसका नाम भी याद है जी, उनको यकीन हुआ कि हाँ ये वैदिक जी का ही आइडिया है, तब वो यहाँ आए। नवाज शरीफ बहुत डरे हुए थे कि मोदी इतने जबरदस्त नेशनलिस्ट हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, वो मुझे बुला रहे हैं, पता नहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो उनके सीनियर सरताज अजीज साहब अभी भी हैं जी, 86 साल के जी, उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा मियाँ साहब को बोलो कि आए, शपथ ले, और बहुत अच्छा रिश्ता बनाए, मोदी उनके साथ पूरा सहयोग करेंगे। तो फिर वो जी, दोनों, और ये हुआ, ये इतिहास रहता है। और उसके बाद मैं किसी राजनीतिक विचारधारा की बात नहीं कर रहा, बहुत छोटा हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज की तारीख में पूरे हिंदी समाज में आज भी सर आपका जो 2-3% की बात की, मैंने पढ़ा है कि 12-13% हिंदुस्तान का व्यापार कैसे बढ़ सकता है, आज ही आपने जिक्र किया। और पूरी मतलब इस यात्रा के दौरान, इतने सारे फंक्शंस के दौरान की भाषा, उसमें ये कि दूसरी भाषाएं सीखनी क्यों जरूरी है? हमारे पास सर 11 स्वर और 33 व्यंजन है। आज आपने लेकर कहाँ ये 2-3% से कहाँ 17-18% हो सकता है। अगर हमारे राजनयिक और हमारे जो नियामक हैं उन भाषाओं को सीखें। आपकी आज्ञा से मैं कहना चाहूँ, हमारे पास सिर्फ 11 स्वर और 33 व्यंजन की जो भूमि, जो पूंजी है, उसका थोड़ा सा मैंने भी विदेशों में इस्तेमाल किया है। क्योंकि जो 11 स्वर हैं और जो 33 व्यंजन हैं, आप अगर आपको थोड़ी सी भी इसकी जानकारी, तो किसी भी विदेशी को सामने बैठा दीजिए, उसे बोलिए कि अपनी भाषा में कुछ भी बोले। आप इन 34 आकृतियों के आधार पर उस भाषा को लिख सकते हैं और उससे शायद ज़्यादा बेहतर बोल सकते हैं, और वो हैरान रह जाएगा कि कैसे है, ये हिंदी की शक्ति। तो अनुरोध ये है कि वहाँ से लेकर आज एकमात्र हस्ती है जो आज भी, इवन ये जो दंगे हो रहे हैं, मैंने वो भी लेटेस्ट पढ़ा 4 दिन पहले, उसी प्रधानमंत्री के जिनकी तो ये सब ये बहुत ज़रूरी है इस देश में ये जानना कि कैसे होता है, ये कौन से लोग हैं जो हमारी नीति तय करवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कैसे नेताओं को कद्दावर बनाते हैं और कैसे इस देश को आगे लेकर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे पास हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन अनुरोध है
और चरण छू के भी मैं कह सकता हूँ कि आज ही डेट ले लीजिए, कब आना है। और बहुत ही दिनों बाद बहुत अच्छा लगा। और आप इतने गौर से चीज़ों को पढ़ते हैं, बारीकी से, ये बहुत आश्चर्य। सर ये तो जब मैं आपके पास आया था 70-71 और उसके बाद 2-3 बार मिला, और ये उस तरह की ट्रेनिंग है जो हमने तो गैली प्रूफ से शुरू किया, बेसिकली प्रूफ रीडिंग से शुरू किया है, तो वो परंपरा अभी तक है। अपना बेस्टी भी जाना। जी जबलपुर के थे। माइक यहाँ से वहाँ जा रहा है। तो आप सबको प्रणाम। प्रेम प्रकाश दुबे, प्रयागवासी का। मैं सर छोटा सा निवेदन करूंगा आपसे कि महारानी नौकरानी क्यों बनी, ये आपका शब्द है। भारत के हर प्रांत में हिंदी बोली जाती है। वैदेही जी ने कहा कि तो साउथ में रहकर उनका नाम बड़ा सुंदर है, विदेहराज जनक की वैदेही यानी सीता जी। तो आप जैसे हम लोग तो बहुत यंग नहीं कहे जाएंगे, 1993 के MA हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के संस्कृत के। तो आप जैसे लोगों के बारे में तो विद्यार्थी जीवन से हम लोग पढ़ रहे हैं अटल जी के साथ, और जो सर ने बताया, तो इसको सर महारानी बनाएं। आपके साथ तो पूरा हिंदुस्तान है। कश्यप जी हैं, केशव जी हैं, तो पूरा मध्य प्रदेश है। और आप समर्थ हैं, आप कर सकते हैं। मैं प्रयागराज से मुंबई आया, रविंद्र जैन जी का सहायक बना 95 में। मेरी योग्यता ने मुझे खड़ा किया है। मणिंद्र जी आ रहे हैं, उनके छोटे हाँ बच्चों भैया, आ रहे हैं। सर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस भाषा को मुंबई शहर में बहुत मुश्किल माना गया, उस भाषा को सोशल मीडिया पे 5 लाख लोग रोज मुझे सुनते हैं। 7,000 संस्कृत श्लोक हमारे यूट्यूब में हैं। 24,000 संस्कृत श्लोक का वाल्मीकि रामायण हम गा रहे हैं, 1,000 गा चुके हैं। राजेश जी और आप मिलकर ना रामचरितमानस, गीता जी, बड़ी कृपा। मैं इस्कॉन में आपसे मिला था, सिद्धार्थ जी ने मिलाया था। ये परिवार सर 1995 से हमारे हर सुख दुख का साथी है। हर मौके पे कोरोना काल रहा हो चाहे जो रहा हो, हमारे साथ अंकल जी, सिद्धार्थ जी गार्जियन के तौर पे खड़े रहे। बहुत पुण्यशाली परिवार है। बातें बहुत हैं, पर निवेदन यह है सर कि उसको महारानी आप बना सकते हैं। और आपकी बात मोदी जी काटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं काटेंगे। मेरे ऊपर भी मिस्टर नटराजन शिकागो से फोन किए थे, RSS विंग का काम कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट PMO से भी फोन आया था सराहना के लिए, क्योंकि सर 200 करोड़ व्यूज संस्कृत श्लोकों का होना ये अल्प समय में बड़ी बात है। और मैं नॉर्थ इंडियन होके साउथ इंडियन में भी सुना जाता हूँ श्रृंगेरी मठ में, ये भगवान की कृपा है। पर मैं विनम्र भाव से निवेदन करूंगा कि आप महारानी बनवा सकते हैं, संसद में कानून पास करवा के। आपकी बात भारत का किसी भी पार्टी का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं काटेगा। जय श्री राम सर। ये माइक यहाँ से वहाँ जा रहा है, जाने दीजिए, सबके पास जाए। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो हिंदी की लेके जो तकलीफें हैं उसको मैंने कई तरह से सहा है। एक लेखिका के तौर पे तो सहा ही है कि सारी स्क्रिप्ट अब रोमन में लिखी जाने लगी हैं। 2 फिल्में अभी मैंने वेब सीरीज की, तो वो सारी की सारी आप रोमन में लिखे। अब उसमें रोमन में क्या होता है कि आप क्षमा को KSHAMA लिखे तो के क्षमा पढ़ेंगे, के हटा दीजिए तो क्षमा पढ़ेंगे, क्षमा कैसे बोले। ऐसे कई सारे शब्द थे जो लिखना और उनका तलफ़ुज़ बड़ा मुश्किल हो जाता था। और दूसरी बात ये कि अभिभावक और पेरेंट्स के तौर पर भी मैंने ये सहा है कि मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे, उन कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को डाल दिया था। वहाँ पर उनको इंग्लिश बोलने के लिए तो कहा जाता था, पर हिंदी बोलने के लिए पनिश किया जाता था, उनको बाकायदा पनिश किया जाता था बाहर। और जब मुझे ये पता चला कि हिंदी बोलने के लिए पनिश किया गया है, तो ये तो फिर वहाँ से निकाला हमने। और हमें ये मालूम था कि हम तो उन्हें हिंदी और उर्दू सिखा ही लेंगे, लेकिन जिस वजह से वहाँ ये बड़े ही हृदय विदारक था कि अपने ही देश में यहाँ के लोग हिंदी नहीं बोल सकते।
तो ये हाँ मिशनरी स्कूल में, ये तो वहाँ से निकाल के, और जब वो निकले 10th के बाद तो हिंदी पे, तो ये कई तरीके से ये हिंदी जो दासी और अंग्रेज़ी के जो महारानी होने की बात है, ये भी, इस पर भी मैंने कविताएं लिखी हैं। लेकिन ये बात सही है, आप कह रहे हैं कि कुछ होना चाहिए कि हिंदी सार्वभौमिक हो, सर्वमान्य हो। हम लोगों को जब हम हिंदी में लिखते हैं तो हमें हिंदी में देवनागरी में लिखने की आज़ादी भी हो, क्योंकि हमारे पास अब हमें उन्हें सहेजने का बिल्कुल मन नहीं करता। जो स्क्रिप्ट्स रोमन में लिखी हुई हैं वो हमारे साहित्य में है ही नहीं, ना वो अंग्रेज़ी में एक्सेप्ट की जाती है, ना हिंदी में, तो हम उनका क्या करें। तो बड़ा ये है, इसके लिए अगर जैसे ये कह रहे हैं अगर कुछ किया जाना चाहिए, हम सब साथ हैं। अशोक सक्सेना जी, निर्माता निर्देशक, टेलीविजन में बहुत कार्यक्रम आए। प्रणाम प्रणाम। आइए जल्दी। नहीं, परम आदरणीय एक ऐसी शख्सियत हमारे सामने बैठी है कि तारीफ करने के लिए मैं निःशब्द हूँ। और एक महानता कल मैंने इन शख्स की देखी। मैं इनसे 20 सालों से संपर्क करना चाह रहा था, 20 सालों से। अभाग्य देखिए, जो कि आप दिल्ली में थे जाते, सुनिए सुनिए, अभाग्य, आप देखिए यहाँ कुछ पर्दे उठेंगे, है ना, कलाकार भी हैं, फिल्मकार भी हैं, लेखक भी हैं, कुछ पर्दे हटेंगे। 20 साल पहले एक मेरे दिमाग में एक सब्जेक्ट आया था, रिसर्च शुरू किया था, और एक शख्स घूमता था, वेद प्रकाश वैदिक। इस महान व्यक्ति से मैं कैसे मिलूं, कैसे अपना सब्जेक्ट इसको बताऊं, कैसे इससे कुछ पूछ सकूं, जान सकूं, ये भंडार, ये समुद्र। और मैं उस टाइम 20 साल पहले उस रिसर्च का एक छोटा सा बच्चा, मैं तड़पता था इनसे मिलने के लिए। फिर सौभाग्य ऐसा हुआ कि हमारे एक सांसद और मेरे चाचा स्वरूप कैलाश सारंग जी ने एक बार कहा, अरे बेटा फंक्शन है भोपाल में, तुम आ जाओ, और तुम जिनके लिए इतने बेताब रहते हो वो आ रहे हैं इसमें। मैंने कहा चलिए, भाग्योदय हुआ, भाई साहब से मुलाकात होगी। लेकिन अभाग्यवश मेरी एक बहुत बड़ी सीरियल की शूटिंग उस समय आड़े आ गई, और दिन भर मेरा ही रोल भी था उसमें अंदर। वो अभी सीरियल भी चल रहा है भाग्य से, पाप पुण्य निकालने का जोखा, रिपीट टेलीकास्ट में है, जिसका उद्घाटन भी उस टाइम भारत के उपराष्ट्रपति ने किया था, सीरियल के मुहूर्त। तो मैं मन में सोच के रह गया, दिन भर मेरे सीन थे, और बस याद कर रहा था, दिल भोपाल पहुंच गया कि उनका बस भाषण हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, भाषण के बाद मिलूंगा, फिर ये बात करूंगा, सब मन की मन में रह गई। फिर दूसरी बार ऐसे 2-3 और संयोग बने, बात नहीं बनी। अभी पिछले कुछ दिनों की बात है, महादेवी वर्मा सम्मान दिल्ली में हुआ, मैं गया, मुझे भी सम्मानित किया। पहली बार महादेवी वर्मा, हिंदी की इतनी बड़ी कवियत्री जो भारत सरकार सोती रही, एक GKCG संस्था ने उठाया, मुझे दिया। वहाँ पर हमारे मित्र मेरे, उन्होंने कहा अशोक जी आपको 8 तारीख को फिर आना है। क्यों? एक ऐसा फंक्शन है और उसमें वैदिक जी आने वाले हैं। अरे मैंने कहा 1 हफ्ते बाद फिर आना है, मैं आऊँगा। आप बिलीव करेंगे, मैं फिर 1 हफ्ते बाद पहुँचा हूँ भाई साहब के लिए। और मुझे वहाँ बड़े बड़े पोस्टर लगे, फंक्शन में बाहर जैसे मैं गया हूँ, भाई साहब के फंक्शन में पोस्टर लगे, गद के आज तो मेरी भेंट हो जाएगी। 2 मिनट दूंगा। तो जब मैं अंदर गया तो मालूम पड़ा कि किन्हीं कारणवश आप नहीं आ पाए थे। हाँ, समारोह था अपना जयप्रकाश नारायण जी का, अभय जी का, आप विदेश में। फिर भी मन हो गया। फिर कल मेरे भाई केशव जी का फोन आया, मैंने कहा अब तो बम्बई आ चुके हैं भाई मेरे इष्ट देवता। तो फिर अभय जी को फ़ोन किया, अभय जी ने आपको किया, और आज ये मेरा सौभाग्य है। पहले तो मैं आज के दिन को अपनी ज़िंदगी का एक फर्स्ट में लिखना चाहूँगा।
मैं शख्सियत से मिल रहा हूँ जिससे 20 साल से बेताब हूं मिलने के लिए। एक चीज। दूसरी चीज, भाई साहब ने जो भाषण दिया अभी हम सब सुन रहे थे, वो रिसर्च देखिए पन्ने कैसे पलटते हैं। वो रिसर्च जो मेरी चल रही थी, वो रिसर्च जो अब पूरी हो रही है, 20 साल लग गया। एक पन्ना अभी खोला, वो पन्ना था कि अंग्रेज हमारे ऊपर अंग्रेजियत थोप गए। आपको बहुत ज्ञानी है, मैंने इस रिसर्च में एक नई चीज निकाली है जो आप सबसे उसका परिचय कराना चाहूंगा, जो इतिहास के पन्नों में नहीं मिलेगी, जो किताबों में नहीं मिलेगी। अंग्रेजों की घिनौनी मानसिकता, वो क्या चाहते थे हम भारतवंशियों से। एक्चुअली प्राचीन काल का जो हमारा गौरव था, पौराणिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, जो भारतवंशियों के लहू में दौड़ रहा था, उस पर आक्रमण करना। शतुर्क संहिता आप परिचित होंगे। शतुर्क संहिता में जिस तरह हम भगवान गणपति का सिर गज का कैसे लगा, तो ये विज्ञान जैसे बताया बहुत सदियों, हमारे हजारों साल पुराना विज्ञान था। और ऐसी कितनी ही घटनाएं हैं जो अब मैंने रिसर्च करके निकाली हैं, जिससे देश दुनिया चौंकने वाली है। जो दुनिया ने हमसे चुरा ली है, हमारी प्रतिभाओं की लूट मची है, उस पर मेरा सारा रिसर्च हो चुका है। लेकिन एक बात, जो आक्रमण इन अंग्रेजों ने किया हमारी भारतीय उस लहू पर, जो हजारों वर्षों से हमारे हिंदुस्तानियों, भारतवंशियों के शरीर में दौड़ रहा था, और हमें आज जो हम मुहताज हो गए हैं अंग्रेजी के, जिसकी चर्चा चल रही है, हमारा आज का विषय, हम वही अंग्रेजी के उसके गुलाम हो गए हैं, क्योंकि उनका आक्रमण हो गया था और हमारे कॉन्वेंट स्कूल खोलकर अंग्रेजी हम पे थोप दी गई थी। वो आज तक जारी है। अब मैं इंदु जी को आमंत्रित करूंगा। थैंक यू सर। मैं आप सबके सामने बहुत तुच्छ महसूस कर रही हूँ। छोटा सा परिचय, ये जो प्रोवोक इंडिया में बड़ा कपड़ा है, उसकी मालकिन है और प्रोफेसर नहीं है। प्रोवोक का अलग बात था। मैं परिचय बताएं। परिचय उनके 3 पुत्र मेरे, अखिल निखिल सलिल, और बहुत अच्छे सब लोग आप जानते होंगे। लेकिन मैं एक टीचर रही थी और मैं हिंदी पढ़ाती थी। तो जब मैं घर के पारिवारिक वातावरण में से हाथ में झोला लेके बीएड निकली, अब पीएचडी की हिंदी में यूनिवर्सिटी में, यहाँ आके बॉम्बे में। बीए के बाद मैंने, शादी के बाद हमने सारी पढ़ाई की हिंदी में, एमए, इकोनॉमिक्स में, पीएचडी। लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में जब टॉप किया तब प्रभात जी थे, तब उन्होंने यही कहा, और आज मुझे ज़्यादा इसमें याद किया जाता है कि मैं अब उद्योगपतियों की माँ बन गई हूँ। जब तो वो बच्चे जब थे तो मैंने पढ़ाया, तो 66 में जब मैं 65 में बने, आपने 66 में, उस समय बच्चों को पढ़ाने की बात थी। तो मुझे मन था हिंदी, लेकिन उनका मन था कि अंग्रेजी पढ़ाएंगे, कि हम लोग बहुत ज़्यादा कुंठाओं से ग्रस्त हो गए। और उस पर मुझे एक कविता याद आ जाती है कि जब हमें कॉलेज में पढ़ाए तो किसी ने व्यंग किया, आप हिंदी पढ़ाती हैं, हिंदी के गुण गाती हैं, हिंदी के में बोलती हैं, हिंदी के पैसे खाती हैं, धन का है, और अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाती हैं। तब मैंने उसका जवाब दिया था कि हाँ जी, मैं अपने बच्चों को, मैं हिंदी ही खाती हूँ, हिंदी को मैं पढ़ाती हूँ, हिंदी बोलती हूँ, हिंदी के गुण गाती हूँ, लेकिन अपने बच्चों को कॉन्वेंट में इसलिए पढ़ाती हूँ कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। उसने हमें एक गुलाम बना के रखा है, जिससे हमारे हिंदी पढ़ाने के बाद घर पे जितने आज नौकर 25-30 घूम रहे होंगे, सब हिंदी वाले हैं। बिहार से BA ड्राइवर, MA पास ड्राइवर। मुझे मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, और मैं सबसे बड़ी गुनाहगार अपने को मानती हूँ कि उन बच्चों को मैंने कॉन्वेंट में पढ़ाया, वो तो नाम पा रहे हैं, और इन बच्चों को हम गुलाम बनाए, अपने घर में बैठते हैं।
तो इसके लिए मैं अपने आपके सामने बता रही हूँ कि मैं हिंदी के लिए गुण नहीं गा रही हूँ, मैं तो अपने को दोषी बता रही हूँ कि इतना पढ़ाने के बाद मैं आज तक ये मेरे सामने हिंदी की बैठी हैं, ये भी टीचर हैं जिसको स्कूल में इन्होंने पढ़ाया है इकोल में, उसकी 1 साल की फीस 13 लाख और 15 लाख इकोल मॉन्ट्रियल, आप सबको मालूम, ये उसमें पढ़ा के रिटायर हुई हैं और हम लोग वहाँ के, हम लोग सब गुनहगार हैं, हिंदी के अंग्रेजी के छोड़ के हिंदी को मोहताज बनाया। उन बच्चे अपने और महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम लोग उस दोस्त से किस तरह वंचित हो। मैंने सबसे पहला संकल्प लिया, इनको इन्होंने फ़ोन नंबर मांगा तो मैंने अंग्रेजी में लिखा था, लेकिन मैंने फौरन काटा, हमने कहा डायरी दे दो, मैं इंदु चतुर्वेदी और इंदु चतुर्वेदी के लिए आपके सामने दोषी बता दूं, मैंने जब अपना लिखा 98210 लिखने में 2 बार हिंदी हाथ हिल गया, वो भी आदत कहता है, हिंदी टीचर है, आप सबसे बड़े गुनहगार हम लोग हैं, इसके लिए माफी मांगते हैं आप सबसे। आपने बहन जी आज संकल्प कर लिया हिंदी लिखी। आपने ये जो संकल्प किया ना, ये भारत में करोड़ों लोगों से हमको करवाना है, और आपने जो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया इसमें आपका दोष नहीं है, ये दोष व्यवस्था का है। अगर आपको ये भरोसा होता कि ये बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़कर सर्वोच्च स्थान पर भारत के पहुंच सकते हैं, तो आप तो अंग्रेजी क्यों पढ़ाते हैं? अंग्रेजी पढ़ाना भी दिक्कत तलब है, पढ़ना भी दिक्कत तलब है, परेशानी का बाइस है, कारण है। भारत में जितने लोग अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, कोई अंग्रेजी का प्रेमी नहीं, लेकिन मजबूरी में पढ़ाते हैं, क्योंकि व्यवस्था आपने ऐसी बना रखी है कि चपरासी की नौकरी के अलावा कोई नौकरी आपको हिंदी भाषा से, मलयालम से, तमिल से, तेलुगु से नहीं मिल सकती। तो देश में सबसे पहले इस गढ़ को तोड़ना है कि अपनी भाषाओं के जरिए उच्चतम पद तक पहुंच सके। राजनीतिक पद तक तो पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह जी, वो बिल्कुल अंग्रेजी में एक वाक्य नहीं लिख सकते थे, बन गए, राष्ट्रपति बन गए। प्रधानमंत्री भी अपने ऐसे हैं। हिंदी अखबार भी आपकी वजह से शुरू करा था, जैसे लेखन पढ़ा। लेकिन मेरा क्या कहना है कि हमें कोई आंदोलन ऐसा शुरू करना चाहिए जो व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन करे। नहीं तो अब जैसे आपको जैसे क्या करें आप बताइए। आपके मन में एक अफसोस है ना कि देखो मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ। अच्छा, मेरे बच्चों के बारे में आपको बताऊँ क्या हुआ। जब मेरे एक लड़का हुआ, एक लड़की, मैं शादी नहीं करना चाहता था, मैं तो ब्रह्मचारी रहना चाहता था, लेकिन मेरी माता ने, मैं सबसे बड़ा लड़का घर में था, तो मुझे बाध्य किया कि नहीं तुम शादी करो, तो कर ली, शादी कर ली, 2 बच्चे हुए। अब पढ़ाऊँ, सारी दुनिया को उपदेश कर रहे हैं, हिंदी की बात कर रहे हैं, और बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाना। तो मैंने बहुत खोज की कि भाई दिल्ली में कौन सा ऐसा स्कूल है कि जहाँ मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो मालूम पड़ा कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय, और उस विद्यालय की प्राचार्य कौन थी? जी पार साहब थी, जो हमारी देश की विदेश नीति के सबसे बड़े पंडित थे, इंदिरा गांधी के सबसे बड़े सलाहकार थे, कई देशों में राजदूत रहे, और मैं उनका बहुत ही आदर करता था। बहुत ही विद्वान और बहुत तपस्वी आदमी थे। उनकी बहू गुजराती थी, वो वहाँ की प्राचार्य थी। मैं उनके पास गया, मैंने कहा मेरी समस्या यह है कि मैं बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। अरे बोले आप बिल्कुल ठीक जगह पे आए। उन्होंने मेरा नाम सुन रखा था, उन दिनों मेरी बहुत प्रसिद्धि थी, अखबारों में रोज मेरे, नहीं अब तो क्या, अब तो बूढ़े हो गए हम लोग। उस दिन अखबार वो रोज मेरे मुख पृष्ठ पे फोटो छपा करते थे, सब लोग जानते थे। तो मैं उनसे मिलने गया, मिसेस पार्थसारथी को मैंने कहा कि ऐसा है, मेरी समस्या ये है, मैं बच्चों को अंग्रेजी में नहीं पढ़ाना चाहता। तो बोले आप तो बिल्कुल ठीक जगह पे आ गए। बोले हमारे यहाँ 5वीं कक्षा तक बिल्कुल स्वभाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है, हिंदी माध्यम से पढ़ाया जाता है। मैंने बच्चों को वहीं भर्ती कराया। फिर जैसा मैंने अभी अपने भाषण में कहा कि एक विदेशी भाषा नहीं, कई भाषाएं जानना चाहिए। मेरे दोनों बच्चे जर्मन भी जानते हैं, फ्रेंच भी जानते हैं, और एक भाषा और 3 विदेशी भाषाएं और सीखी हैं। तो जो बेटी है उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी के 150 साल के रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। सेंट स्टीफेंस में पढ़ी है वो, उसको 3 गोल्ड मेडल लगातार मिलते रहे। मुझे पता ही नहीं था, वो बताती नहीं थी कि उसको हर साल गोल्ड मेडल मिलता है।
उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया पीएचडी करने के लिए, उसको नहीं लिया। उसकी जगह किसी मेरे एक मित्र थे सांसद, उनका नाम नहीं बोलूँगा, उनकी बेटी को ले लिया। मनमोहन सिंह जी उस कमेटी के चेयरमैन थे। मनमोहन सिंह जी ने मुझे फ़ोन किया कि अपर्णा को ऑक्सफोर्ड के लिए नहीं चुना गया, ये कैसे हो गया। मैंने कहा वो क्या ऑक्सफोर्ड में क्या करने जा रही थी, उसने मुझे बताया नहीं। मैंने उससे दूसरे दिन पूछा कि तुमने इंटरव्यू दिया था, क्या हुआ क्या। बोले वो झगड़ा हो गया हमारा। मैंने कहा झगड़ा किससे हुआ। रवीला थापर जी से, बड़ी भारी इतिहासकार हैं। तो रवीला थापर हमारी मित्र हैं, बड़ी व्यक्तिगत मित्र हैं। तो रवीला जी ने उससे पूछा कि तुम्हारे पापा ने तो हिंदी में पीएचडी का थीसिस लिखा इंटरनेशनल अफेयर्स का, और संसद बंद हो गई, इंदिरा गांधी बेचारी परेशान हो गई, और तुम वहाँ कैम्ब्रिज जा रही हो, ऑक्सफोर्ड जा रही हो पढ़ने के लिए। तो बोले आपको ये पता नहीं है कि वो कई भाषाएं जानते हैं, कई भाषाओं में रूसी जानते हैं, फारसी जानते हैं। आपने एंशियंट इंडिया में काम किया है, आज संस्कृत नहीं जानती। वो संस्कृत में सर्वश्रेष्ठ नंबर उनके मिले हैं, संस्कृत के सबसे पुरस्कृत विद्यार्थी रहे हैं वो। ऐसा करके उन्होंने नाराज़ कर दिया रवीला जी को। रवीला जी ने किसी और को सिलेक्ट कर लिया। जिसको सिलेक्ट किया उसके पिताजी पार्लियामेंट के मेंबर थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा आपकी बेटी मेरी बेटी है, कोई बात नहीं, उसका होता है। लेकिन आप देखें कि उस लड़की ने वहाँ जाके फिर उसका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तार आ गया वहाँ से कि तुमको क्यों, तुम्हारे नाम के ऊपर कैसे लाइन खींची गई, तुम आओ हमारे यहाँ ज्वाइन करो। वहाँ से उस लड़की ने कई विदेशी भाषाओं में मास्टरी प्राप्त की। वो जब अमेरिका में पढ़ाती थी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में, उसके 2 बच्चे हुए, लड़के हुए। तो मुझे एक दिन फ़ोन करके कहती है, 4-5 साल के हो गए थे बच्चे, बोले अब मैं अमेरिका छोड़ के भारत आना चाहती हूँ। मैंने कहा तुझे यहाँ जॉब कौन देगा, मैं तो बदनाम आदमी हूँ, सारे सब प्रोफेसरों मेरी बदनामी है कि मैं हिंदी दाव हूँ। तो बोले नहीं देगा तो नहीं देगा, मेरे पास खूब पैसे हैं, मैं अपना आराम से रह सकती हूँ। यहाँ आई, अशोका यूनिवर्सिटी में उसको जॉब मिल गया। घर आई मेरे, तो मैंने कहा इन बच्चों को तो यहाँ क्यों लाई। बोले देखिए ये आपका संस्कार है, आपने हमको सरदार पटेल विद्यालय में भर्ती करवाया था, इसलिए कोई हिंदी माध्यम के। ये बच्चे अमेरिका में रहते और 10 साल ये अमेरिका में पढ़ते तो हिंदी भूल जाते, इनका संस्कार अमेरिकी हो जाता है, ये बर्बाद हो जाता है। बोले जीवन भर मेरा जीवन नष्ट हो जाता है। बुढ़ापे में ये बच्चे हमको घास भी नहीं डालते, पहचानने में भी बंद कर देते, तो मैं यहाँ लाई। तो मेरा क्या कहना है कि अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को हमें पूरा महत्व देना चाहिए। विदेशी भाषाएं सीखें लेकिन उनका इस्तेमाल करें, तो आपका दोष नहीं है। अगर नौकरियों से अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त हो जाए तो चमत्कार हो जाएगा। लेकिन क्या करें, देश में हमारे जो नेता लोग हैं ना, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाह रहा हूँ, बहुत सम्मान। और देखिए नरेंद्र मोदी को तो सबसे पहले प्रधानमंत्री के तौर पे मैंने नाम प्रस्तावित किया। सारे भारत में घूम घूम के बाबा रामदेव बिल्कुल मेरे पुत्र की तरह हैं मेरे, बल्कि वो मुझे पिताजी बोलते हैं। और सभा में मुझे पिताजी बोलते हैं, मैं उनको मना करता हूँ कि आप सन्यासी हो, मैं गृहस्थ हूँ, मेरे लिए आप पूज्य हैं, आदरणीय हैं, लेकिन वो मानते नहीं हैं। खैर वो मेरे लिए बिल्कुल बेटे की तरह हैं। पूरे साल भर देश में घूम घूम के हमने मोदी के लिए प्रचार किया। भाजपा के संघ के शीर्षस्थ लोगों को नाराज भी किया हमने उस जमाने में, और हमसे सहमत नहीं थे। हम तो मोदी हरा सकता है। और मनमोहन सिंह जी हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, पारिवारिक मित्र हैं। उनकी लड़की और मेरी लड़की कैम्ब्रिज में साथ थी, उनकी पत्नी और मेरी पत्नी बहुत मित्र रही हैं, और मनमोहन सिंह जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। लेकिन हमने मोदी का काम किया, प्रचार किया। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि देश में हमारे नेताओं को किसी भी पार्टी के बुनियादी समझ ही नहीं है कि देश को महाशक्ति कैसे बनाना, देश को महासंपन्न कैसे बनाना। जब तक शिक्षा और चिकित्सा, इन 2 चीज़ों में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने का हमारा देश महाशक्ति बन नहीं सकता। शिक्षा में आप क्रांतिकारी परिवर्तन कर दीजिए। आप देखिए, मैं असल बात समय कम था, मैं आपको अमेरिका का उदाहरण देना चाहता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले तक अमेरिका से जितनी एलिट फैमिलीज थी, भद्र लोग, वो सब कहाँ जाते थे पढ़ने के लिए? ब्रिटेन है। जो फ्रांसीसी भाषा थे वो फ्रांस जाते थे। यानी केनेडी के पिताजी, जॉन केनेडी के पिताजी लंदन में पढ़ते थे। उन बच्चों को लंदन भी भेजा पढ़ने के लिए। द्वितीय महायुद्ध तक अमेरिका के बच्चे
ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में जाते थे। द्वितीय महायुद्ध जैसे ही समाप्त हुआ, अमेरिकन लोगों को अकल आई कि इतना बड़ा देश हमारा, कई ब्रिटेन उसमें समाहित हो जाए और इतना पावर पोटेंशियल भरा हुआ है, हम क्यों अपना नकलचीपना करते हैं। उन्होंने शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। आप देखें कि बजट में जो अलॉटमेंट होता है, कितने पैसे खर्च करना है शिक्षा पे, सबसे ज़्यादा पैसे उन्होंने शिक्षा पर खर्च किए। शिक्षा पे, रक्षा पे और चिकित्सा पे, 3 चीज़ों पर खर्च किया। 15-20 साल के अंदर पूरा परिवर्तन कर दिया। पूरा यूरोप क्या, चीन, भारत, सारे देश अमेरिका भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। शिक्षा में परिवर्तन करने से, अनुसंधान में पैसा खर्च करने से आज अमेरिका विश्व की प्रथम श्रेणी की महाशक्ति बन गया है। वरना चर्चिल रूजवेल्ट पर दादागिरी करते थे। जरा सा प्रांत के बराबर है, अमेरिका के छोटे प्रांत के बराबर है। चर्चिल उसका प्रधानमंत्री था और रूजवेल्ट पर दादागिरी करता था। अब ग्रेट ब्रिटेन को कौन पूछता है? कुछ भी नहीं। शिक्षा के कारण चमत्कार कर दिया। हमारे यहाँ शिक्षा में जो खर्च होता है 2-3% होता है GDP, और देशों के अंदर 8-8%, 12-12%, 15-15%। शिक्षा एकदम मुफ्त होनी चाहिए, फीस होनी नहीं चाहिए। फीस की है ही क्या, शिक्षा एक जैसी होनी चाहिए। गरीब का बच्चा, हमारे घर में जो सफाई करती है उस महिला का बच्चा और हमारा बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ते? बचपन से भेदभाव उनके दिमाग में हमने भर दिया। और चिकित्सा का भी यही हाल, लोग बिना दवाई के मर जाते हैं हमारे देश के अंदर। कोई हमारे यहाँ व्यवस्था ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं करता है। अभी ब्रिटेन जाइए आप, ब्रिटेन में चिकित्सा मुफ्त है। कोई बीमार हो किसी अस्पताल में चला जाए, मुफ्त में इलाज होता है। हमारे यहाँ तक व्यवस्था ही नहीं है। ये ठीक है कि मोदी ने काफ़ी काम किया है, लोगों को बीमा दे दिया है, 5-5 लाख रुपए का आजकल सुविधा है गरीबों को, हैं कर रहे हैं। लेकिन बड़े पैमाने पे बुनियादी तौर पे काम होना चाहिए। 2 काम हो जाए, 10 साल में भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ताकतवर देश बन जाएगा। एक सवाल सर, बस ये पूछना चाहती हूँ, बच्चों को कैसे आकर्षित करें हिंदी की तरफ से? नहीं हो पा रहा है। वो आपने जो सवाल पूछा ना, बहुत बढ़िया सवाल है। बिल्कुल प्राकृतिक सवाल है। जब तक मानसिकता पूरे देश की नहीं बदलेगी ना, बच्चों को। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ, हिंदी लिटरेचर है मेरा, PhD है। 10th क्लास तक के बाद जैसे खुश होते हैं बस हिंदी अब हो गया, मतलब उसके आगे कैसे ले जाऊँ, मतलब नहीं हो पा रहा है। ये बात तो सही ये है। और सरकार क्यों नहीं कर पा रही है सर? मतलब क्यों नहीं वहाँ से कोई नॉर्थ से आता है, इसका कानून क्यों नहीं बन मालूम पा रहा है? सबसे बड़ा कारण क्या है जी कि मुझे कहने में थोड़ी लज्जा अनुभव हो रही है कि हमारे नेता लोग, उनका मुख्य धंधा क्या है? नोट और वोट। वोट मिले, जब वोट मिल जाता है तो फिर उसे नोट मिले, नोट मिले तो फिर उनको वोट मिलेगा। ये मुख्य है। और चीज़ें जिसे पॉलिसी मेकिंग कहते हैं, उसके बारे में गहरा सोच है नहीं, उनको समय नहीं मिलता है। वो उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को छोड़ दिया है, वो नौकरशाहों को छोड़ दिया है। एक ईरान में जब मैं रहता था तो वहाँ एक कहावत थी कि उसका मतलब ये है कि फेरे मैंने पढ़े हैं, निकाह मैंने किया है, बच्चेगान पैदा शुमा नहीं करी कि बच्चे तुम पैदा करो। फेरे मेरे पड़े हैं, बच्चे तुम पैदा करो, ये मेरा काम नहीं। प्रधानमंत्री मैं बना हूँ, पॉलिसी तुम बनाओ। नौकरशाह पॉलिसी बनाते हैं। तो नौकरशाहों के दिमाग में अभी भी गुलामी है देश। वो ये समझते हैं कि अंग्रेजी के बिना काम ही नहीं चलता। जबकि मैंने आपको बताया कि विदेश नीति में कितना बड़ा पंगा हो जाता है। हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं विदेशों में, वो वहाँ की भाषा ही नहीं जानते हैं जिन देशों में रहते हैं। यानी मैं अफगानिस्तान में पिछले 50 साल में जितने राजदूत रहे हैं, मैं जाता रहता हूँ वहाँ, सबसे बात करता हूँ। एक भी राजदूत हमारा ऐसा नहीं हुआ आज तक अफगानिस्तान में जो फारसी जानता है। कैसे काम करेंगे? वो एक अनुवादक जो वहाँ का लोकल अनुवादक होगा ना, वो जो बात बताएगा उस पर उसको भरोसा करना पड़ेगा, उसकी मजबूरी। ऐसे ही विदेश व्यापार है, ऐसे ही रिसर्च है। अब मैं आपको कहूँ कि हम रशियन फॉरेन पॉलिसी पे काम करते हैं। आप जब तक प्रावधा यूनिवर्सिटियाँ नहीं पढ़ेंगे, वहाँ के दैनिक अखबार नहीं पढ़ेंगे, तो आप लेनिन की किताबें जिनका अनुवाद नहीं हुआ है, वो रशियन में उपलब्ध है, उनको नहीं पढ़ेंगे
टॉल्स्टॉय के और ट्रॉट्स्की के, लियोन ट्रॉट्स्की के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स आप रशियन में नहीं पढ़ेंगे, आपको असलियत का पता कैसे चलेगा? चलेगा ही नहीं। आप वो जो ब्रिटिश अंग्रेज व्याख्या करता है उसको पढ़ के फिर रूस के बारे में लिखेंगे तो आपका लिखा प्रामाणिक कैसे माना जाएगा? देश में हमारे ये हो रहा है, फर्जी काम चल रहा है, हमारे नेता फर्जी हैं, हमारी शिक्षा फर्जी है, हमारी चिकित्सा फर्जी है। अब भारत में हमारा जो खून प्रणाली है शरीर में, जो मांस प्रणाली है हमारी, जो हमारी हड्डियों का अस्थि प्रणाली है, भाई उसमें कौन सी दवा अनुकूल होगी इसका हमको कुछ पता ही नहीं। पश्चिम में जो दवा बनती है 10,000 किलोमीटर दूर से हम उसको लेते हैं। इतनी मामूली चीज़ों से हमारे यहाँ घरेलू इलाज है, कोई देश में उनको जानता ही नहीं है आजकल। सर हम ये कह रहे थे हिंदी को लेके क्या होता है कि व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत तौर पे हम लोग बहुत सीमित हो जाते हैं। हिंदी हमारा सब्जेक्ट ही है लिटरेचर में, हमें क्या हमने, और जितना हम लोग पर्सनल लेवल पे उसको ले जा सकते हैं फिर एक सीमा आ जाती है, उसके आगे हमारे पास कुछ रास्ता ही नहीं है। हम निश्चित रूप से साइन जो है वो हिंदी में करते हैं, जो लिखते हैं वो हिंदी में, स्क्रिप्ट्स भी हम लोग कोशिश करते हैं कि देवनागरी, इवन पे जितना भी सोशल मीडिया है उस पर हम लोग देवनागरी में ही लिखते हैं क्योंकि ये आ गया है गूगल इनपुट जो भी। बट फिर बात वही आ जाती है कि एक सीमा है, उसके आगे तो हम जा ही नहीं सकते। सीमा को तोड़ने का काम, जैसा कमलेश जी कह रहे थे ना, आज बहुत खुशी हुई, मेरा बड़ा ज्ञानवर्धन भी हुआ आज आके इसमें कि देखिए दो काम बड़े गजब के हो रहे हैं अपने देश में जिसका हम सम्मान नहीं करते। एक तो सिनेमा, हिंदी का सिनेमा वो गजब का काम कर रहा है। मैं आपको क्या सामाजिक सेवा, आप दक्षिण भारत में कहीं चले जाइए, आपके हिंदी के जो अभिनेता और अभिनेत्री हैं सब जानते हैं। एक भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो हिंदी के अभिनेताओं को नहीं जानता। एक बात। दूसरी बात मैं क्या महसूस करता हूँ कि ये जो हिंदी की टेलीविज़न है, न्यूज़ चैनल्स है, इनका भी बड़ा असर होता है। पाकिस्तान में जाता हूँ ना, मैं देखता हूँ हमारे हिंदी के न्यूज़ चैनल से वो हिंदी के शब्द रट लेते हैं। अभी मैं गया था संयुक्त अरब अमारात, ये यूएई जिसको बोलते हैं, अबू धाबी और दुबई, वहाँ वो जो शेख नहान थे उन्होंने खाने पे बुलाया। तो मुझे ऐसे ही, मैं तो मतलब कोई ये कहता नहीं हूँ कि मुझे कोई कहे कुछ कहे, वो मुझे कहने लगे, कई भारतीय लोग थे उन सब के सामने कहने लगे कि वैदिक जी मेरे गुरु हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैं ये समझता ही नहीं था कि वो हिंदी जानते होंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये आपने क्या बोल रहे हैं? बोले हिंदी बोलता हूँ, हिंदी बोला, मैं हिंदी बोला। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आपने कहाँ से सीखी? बोले मैं वो टीवी नहीं देखता हूँ आपका है, और फिल्म नहीं देखता हूँ, हिंदी फिल्में नहीं देखता हूँ। तो मुझे लगा कि जब हम फिल्म वालों को समझते हैं कि भाई ये लोग ऐसे ही हैं, पैसे कमाने के लिए एक्टिंग करते हैं, ऐसे ही है, इनका कोई महत्व नहीं है। साहित्य, बड़े साहित्यकारों से बात कीजिए तो फिल्म के कथा लेखक को कुछ समझते ही नहीं, समझते हैं हमारे हम ही महान हैं। लेकिन फिल्म के कथा लेखकों ने, फिल्म के अभिनेताओं ने क्या गजब का काम किया है, मतलब हिंदी को सारे विश्व में फैला दिया। मैं आज से 55 साल पहले, मैं आमू दरिया का नाम आपने सुना होगा, 1100 किलोमीटर लंबी आमू दरिया है। वो पहले सोवियत संघ और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर थी, उसके सारे मैंने खूब यात्राएं की। वहाँ मैंने देखा कि हमारे लोगों का राज कपूर का नाम लोग जानते हैं, मैं दंग रह गया। हाँ, राज कपूर का, मीना कुमारी का नाम जानते हैं। यानी कई, मैं तो फिल्में ज़रा कम देखता रहा, मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रही कि ज़्यादा फिल्में देखना मना थी हमको, तो मुझे कई लोगों के नाम याद नहीं। और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई वो फलां की फिल्म आपने देखी? तो मैंने कहा भाई क्या किसी भारतीय की बात कर रहे हैं या पाकिस्तानी की? बोले नहीं इंडियन है वो। मतलब इतनी जानकारी फैलाई है फिल्मों ने कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। सारे पड़ोसी देशों में हिंदी के फैलने का, लोकप्रिय होने का कारण हमारी फिल्में हैं, हमारे टीवी चैनल। और आज मुझे कमलेश जी की बात सुन के और भी आनंद हुआ। एक और आपको आपके एक खबर शेयर करूँ वैदिक जी। एक अमेरिकन एजेंसी की रिसर्च है, एक हिंदुस्तान की नहीं, अमेरिकन एजेंसी की, कि अगले 10 साल में
हिंदी फिल्मों का ऑडियंस दुनिया में सबसे बड़ा ऑडियंस हुआ है। हॉलीवुड नहीं, अंग्रेजी फिल्में नहीं, हिंदी फिल्में। और ये बात सच है। और एक और उदाहरण मैं दूँ कि एक चीज़ हम लोग भूल रहे हैं, विज्ञापन व्यवसाय। जब मैं 1970 में विज्ञापन व्यवसाय में आया तो जो हिंदी का लेखक था उसकी भूमिका सिर्फ अनुवादक की थी। विज्ञापन अंग्रेजी में कंसीव होते थे, सोच के लिखे जाते थे और हिंदी वाले सिर्फ अनुवाद करते थे। एक शब्द के 8 आने मिलते थे, ये रेट था, 8 आने एक शब्द के। और चूंकि एक विज्ञापन में मुश्किल से 50 से ज़्यादा शब्द होते भी नहीं, तो उसके हिसाब से 50 रुपये वगैरह कुछ ऐसा मिल जाते थे। तो मैं आया तो मैंने ये तय किया, अगेन वही आप जो कह रहे थे आर्थिक कारण, कि नहीं मुझे अंग्रेजी का लेखक बनना है विज्ञापन व्यवसाय में, हिंदी का नहीं, अंग्रेजी का। तो उस वक्त जो दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी थी हिंदुस्तान थॉमसन, आज भी है जे वाटर थॉमसन, नंबर 1 एजेंसी है हिंदुस्तान की। तो वहाँ मैंने अप्लाई किया जॉब के लिए और उन्होंने बुला लिया। और वहाँ एक व्यवस्था थी वो जिसको कहते हैं कॉपी टेस्ट, कि अगर आपको कॉपी राइटर बनना है तो आपको एक कॉपी टेस्ट देते हैं कि भाई ये विषय है, ये सिचुएशन, आपको इस पे विज्ञापन बनाना है। तो मुझे दिया और बड़ा इंटरेस्टिंग था कि भाई वो कोई शेक्सपियर का नाटक होने वाला था बॉम्बे में, एलिकॉलम सीकर शायद, और उसका जो होता है वो सोवेनियर, उसके लिए एसी सीमेंट के लिए ऐड करना था। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा बॉस ऑस्ट्रेलियन था, कोई हिंदुस्तानी नहीं था, ऑस्ट्रेलियन था। मरे बेल आज भी है, ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा उपन्यासकार है मरे बेल। तो मरे बेल ने कहा कि कैन यू फाइंड एनीथिंग कॉमन बिटवीन सीमेंट एंड शेक्सपियर। मैंने कहा, और मैंने ऐड लिखा, अंग्रेजी में लिखा, मेरा पहला ऐड था। एक्चुअली नाउ अब आजकल वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बन गया आर्काइवल, कि इफ शेक्सपियर हैड बीन ए ब्रिकलेयर his work would have still survived time because he knew the secret, concrete base। और विजुअल भी मैंने खुद ड्रॉ किया, मेरी ड्राइंग अच्छी थी कि शेक्सपियर ईंटें जोड़ रहा है और हर ईंट उसका एक नाटक है। तो मुझे नौकरी जो मिली, जब मेरे साथ के लड़के थे जे के, किसी को 150, किसी को 250 महीने की नौकरी थी, मुझे 800 से शुरू किया गया, क्योंकि अंग्रेजी था। तो वहाँ मैंने कहा कि नहीं, मेरी एक शर्त है कि जो हिंदी के हो गए अनुवाद नहीं होंगे। मैं हिंदी में विज्ञापन सोचूंगा, क्रिएट करूंगा, लिखूंगा, और उसके पैसे वही मिलेंगे मुझे जो अंग्रेजी के मिलेंगे। और ये उन्होंने मान लिया, ऑस्ट्रेलियन था इसलिए मान गया, हिंदुस्तानी कभी नहीं माना, ऑस्ट्रेलियन था। उसका फल है आज वो प्रसून जोशी अपनी कंपनी के हेड बने हुए, या पीयूष पांडे हैं, वो मेरी मेहनत का नतीजा है। और आज जितनी डिमांड विज्ञापन व्यवसाय में हिंदी लेखक की है, किसी और की नहीं है। सारे विज्ञापन जो है जो टीवी पे आते हैं आपके देखिए, और सब लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो ये कम से कम ये एक फर्क हुआ है कि अगर आप थोड़ी जिद करें कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो जो 8 आने का रेट था। आपने जो बात कही ना, मुझे इतनी पते की बात लगती है ये। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं हिंदी में क्यों काम करता हूँ। अंग्रेजी मुझे आती है, रूसी आती है, जर्मन आती है, फारसी आती है, कि जो बात आप हिंदी में कह सकते हैं, जो आपने शुरू में अपने भाषण में कही ना, बहुत अद्भुत बातें कही आपने, बहुत बारीक बातें उठाई, कि जो बात आप अपनी भाषा में कह सकते हैं वो विदेशी भाषा में कह नहीं सकते। गालिब का एक शेर है, आपको तो याद होगा नहीं, गालिब का एक शेर है कि वो है, गालिब कहता है अपनी शायरी के बारे में कहता है गालिब कि कोई कह दे इससे बेहतर जुमला है, गालिब से कह दे कोई बेहतर जुमला, किसी को याद है वो शेर, मैं भूल गया। कोई कह दे इससे बेहतर जुमला। आप जब अपनी भाषा में कोई बात कहते हैं तो वो विदेशी भाषा में वो मज़ा आ ही नहीं सकता जो अपनी भाषा में।
अपनी भाषा में, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब हम अपनी भाषा में लिखते हैं, किसी विषय पर बहस चलाते हैं, तो उसकी टक्कर में अंग्रेजी में लिखा हुआ हल्का पड़ जाता है। करे तो सही, कोई करके तो दिखा है, हम करते नहीं, हम लोग डरे हुए हैं, अंदर से भय है कि हिंदी में काम करेंगे तो घटिया काम होगा, क्योंकि देश में गुलामी का माहौल बना है, उस गुलामी की मानसिकता को तोड़ना है। वही काम अब जो पांडे जी ने अभी कहा ना, हिंदी में लिखते हैं, लाओ अंग्रेजी में लिखें, अंग्रेजी में तुमको पटकनी मार देंगे, हाँ हिंदी में आओ तो हिंदी में भी हम बढ़िया काम करेंगे। उसका फायदा ये हुआ वैदिक जी कि जो क्लाइंट हैं, जो सच में पैसा खर्चा करते हैं, अब उनको एहसास हो गया कि ये मामला हिंदी का ही चलने वाला, अंग्रेजी सिर्फ भले ऑफिस का काम अंग्रेजी में हो, मगर जो कम्युनिकेशन है, जो विज्ञापन बाहर जाएगा टीवी ऐड में या अखबार में या पत्रिका में, कहीं भी वो हिंदी में होना चाहिए, क्योंकि ये जनता की भाषा है, आवाम की भाषा। तो उन तक अगर पहुंचना है तो हिंदी में ही काम करना है। अब एक काम ये भी कर सकते हैं आप लोग, जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि अभी मैं आपसे हाथ नहीं उठवा रहा हूँ किसी से, ये पूछवाने के लिए कि बैंक में आप जो चेक लिखते हैं वो कौन सी भाषा में लिखते हैं। आप में से ज़्यादातर अंग्रेजी में लिखते होंगे, उसको आप कल ही जाके हिंदी में कराइए, कोई आपको रोक नहीं सकता है। दूसरी बात मैं क्या कहता हूँ कि बम्बई शहर है, मराठी भाषी शहर, मराठी भाषी लोग राज भी कर रहे हैं। आप देवनागरी तो मराठी की भी लिपि है, आप कोशिश कीजिए कि पूरे मुंबई शहर में जितने नाम पट लगे हुए हैं बाजारों में, सारे देवनागरी में हो जाए। हिंदी मत बोलिए, देवनागरी में हो जाए, मराठी में हो जाए, मराठी में हो जाए, मराठी में हो जाए। हिंदी का नाम ही मत दीजिए, कहिए मराठी में करो भाई, मुंबई में रहते हो सब मराठी में करो। देखो आंदोलन चलाइए आप, और अनुशासन होना चाहिए, नुकसान किसी का मत कीजिए, सब अपने लोग। कोई अंग्रेजी का बहुत बड़ा आलम बरदार भी हो तो उसको भी बर्दाश्त कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, अपमान मत कीजिए। आप देखिए कितना बड़ा परिवर्तन होता है। मैंने मध्य प्रदेश में इस तरह के कई आंदोलन चलाए। एक आंदोलन मैंने चलाया था कि कॉन्वेंट में अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म हो। तो अभी बहन जी तुमने कहा ना बेटे कि अंग्रेजी बोलने वाले बच्चों को अपमानित करते हैं, तो बाबूलाल जी गौर वहाँ मुख्यमंत्री बन गए हमारे मध्य प्रदेश में। बाबूलाल जी गौर मेरे साथ 1963 में या 61 में गिरफ्तार हुए थे। 1961 में मैंने आंदोलन चलाया था इंदौर में, सारे मध्य प्रदेश में फैल गया। तो बाबूलाल गौर मजदूर नेता हुआ करते थे, बाद में वो बीजेपी ज्वाइन की, जनसंघ बीजेपी, वो मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया बाबूलाल जी ने कि भाई देखिए यहाँ भोपाल के कॉन्वेंट स्कूल में अंग्रेजी अनिवार्य है और वो बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं अगर वो हिंदी बोलते हैं। तो मैंने कहा आपने कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की बाबूलाल जी? उन्होंने उसी दिन डिरिकग्नाइज कर दिया उस स्कूल की डिग्री विग्री सब बंद करेंगे और स्कूल को हम बंद कराएंगे। उसके बाद से मध्य प्रदेश में सारा परिवर्तन हो। तो ये आप लोग प्रयत्न करेंगे ना, और बम्बई में और दिल्ली में 2 जगह हो जाएगा, पूरे देश में हो जाएगा। तो दस्तखत बदले, नाम पट बदलवाएं, अपनी जो विजिटिंग कार्ड हैं हम सब लोग अंग्रेजी में देते हैं, अगर हिंदी में भी छपवाइए ना। अंग्रेजी में मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने नुकसान करें, जहाँ अंग्रेजी समझते हैं लोग उनको अंग्रेजी दो, हिंदी नहीं समझते अंग्रेजी में दे दो, लेकिन हिंदी में छपाइए। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है, करते ही नहीं है हम लोग। निमंत्रण पत्र, शादियों के निमंत्रण पत्र, मेरे पिताजी बरसों बरस, यानी बिल्कुल परिवार की ही शादी समझो, जो अगर अंग्रेजी में निमंत्रण भेज दिया उनको तो वो जाती ही नहीं। वो कहते थे तुमने अंग्रेजी निमंत्रण भेजा, अंग्रेजों को भेजो, उनको बुलाओ, हमको तो हिंदी में भेजो भाई, हमको चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा। अच्छा हमारा एक सवाल है, हम लोग कोई मुहिम ऐसी नहीं चला सकते हैं क्या जिससे हम सरकार से मांग कर सकें? सरकार को तो बहुत दबाव डालना चाहिए। तो इसीलिए तो कह रहे हैं हम ऐसी कोई मुहिम क्यों नहीं शुरू करते हैं कि जिससे हम सब मिलकर सरकार पे दबाव डाल सकें कि वो इसको जो है वो नहीं, सरकार पे सरकार अनिवार्य करें। से सरकार देखिए कुछ सरकारों ने किया भी है। जैसे कर्नाटक की सरकार ने ये नियम बनाया है वहाँ के नगर निगमों ने कि सारे नाम पट कन्नड़ भाषा में लिखना है। आपको नीचे अंग्रेजी में लिखना है, फ्रेंच में लिखना है, उर्दू में लिखना है, फारसी में लिखो जो लिखना है, जो मुख्य। बंगाल में भी वही, बंगाल में भी। तो आप यहाँ जोर दीजिए कि मराठी में लिखो, सब नाम मराठी में होने चाहिए, तो अपने आप देवनागरी लिपि में हो जाएंगे वो।
आपको अंग्रेजी लिखना लिखिए, नीचे लिख लीजिए छोटा सा। नहीं सर, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए सरकारी जितने काम होते हैं ये हिंदी में हो, इसके लिए हम क्यों नहीं करेंगे? भाई देखिए इसमें क्या दिक्कत है, जैसे मैंने पहले कहा ना, हमारे सारे नेता नौकरशाहों के नौकर हैं। तो उनको कैसे फिर हम लोग उसके लिए कोई बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति हमारा नेता होना चाहिए, जो सारे अफसरों को कहते। और देखो मोदी कुछ करता है, ऐसा नहीं है कि मोदी निष्क्रिय है, ऐसा नहीं है कि मोदी और नेताओं की तरह है। वो मोदी, नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि ये काम हो जाए, लेकिन क्या है, एक तो गहरी समझ नहीं है सारे विषय की। ये भी डर लगता है उनको कि यार हिंदी में कर देंगे तो भारत पिछड़ न जाए, भारत कहीं दब्बू न हो जाए। उनको पता ही नहीं है कि ये जो महाशक्तियाँ बनी हैं ये कैसे बनी, इनका रहस्य क्या है। हमारे नेता उस बात को समझते नहीं। अगर उनको बात समझ में आ जाए ना कि ये महाशक्तियाँ कैसे बनी है, महासंपन्न कैसे बने हैं, तो भारत को 1 मिनट के अंदर ये कानून बनाएंगे। तुर्की में क्या हुआ, कमाल अतातुर्क आए, उन्होंने 1 सेकंड में खत्म कर दिया। 1917 में अक्टूबर में क्रांति हुई, लेनिन ने वहाँ फ्रेंच चल गई थी राज दरबार के अंदर, सब दूर स्कूल कॉलेज से। लेनिन ने एक झटके में पहले ही दिन 1917 अक्टूबर खत्म कर दिया। यार उसी चलेगी कल से, फ्रेंच खत्म कर रहे हैं। तो समझ थी उनको, सोच था पहले से। हमारे नेताओं का सोच नहीं होता है। अब देखिए हिंदी हिंदुस्तान ये सब करते रहे हैं संघ के लोग, लेकिन मोहन भागवत जी और सुदर्शन जी उनके पहले, और मैं तो कहता हूँ गुरु गोलवलकर जी, सब बहुत समर्पित लोग थे और सब चाहते थे कि हिंदी बने। और देखिए इनमें से हिंदी भाषी कोई नहीं है। गुरु गोलवलकर जी हिंदी भाषी नहीं थे, सुदर्शन जी कन्नड़ भाषी थे, हाँ? और मोहन भागवत अभी हैं मराठी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देखो ये सारे लोग कितने राष्ट्रवादी थे, हिंदी के लिए काम करते थे। लेकिन अभी हमारे जो नेता हैं उनको अगर बुनियादी समझ हो जाए ना तो एकदम परिवर्तन हो जाएगा। कोई आप में से जो लोग जानते हो नेताओं को, यहाँ ये बाल ठाकरे जी के लड़के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे जी से मेरा बहुत संवाद चलता रहता है। वो मेरे लेख बराबर पढ़ते थे। नवभारत टाइम्स में, मैं नवभारत टाइम्स का संपादक रहा हूँ, तो रोज़ संपादकीय लिखता था, हर हफ्ते लेख भी लिखता था, अभी भी लिखता हूँ कभी कभी। तो बराबर बाल ठाकरे जी प्रतिक्रिया करते थे, फ़ोन करते थे। वो जो पोता है ना उनका, क्या नाम, वो मंत्री आदित्य बच्चा था, छोटा पढ़ता था, वो भी आता था मेरे पास। और लेकिन अब क्या है कि राजनीति में सब उलझ गए हैं। आप लोग अगर प्रेरणा करेंगे उनको थोड़ा सा, एक मैं सवाल शेयर करना चाहूँगा सवाल की तरह, आपकी समय कम है। राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स, मैं आज की परिस्थिति आपके साथ हम लोग शेयर करना चाहूँगा कि एक मानसिकता ये भी है कि हिंदी का जो पतन हुआ, हिंदी के बड़े लेखकों, बड़े संपादकों की वजह से भी हुआ है, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। उसको मैं उदाहरण देता हूँ। लेटेस्ट, मैं पत्रिकाओं का, अखबारों का नाम नहीं लूँगा, मैंने अभी एक आर्टिकल एक हिंदी के अखबार में, मैगज़ीन में लिखा, और एक हिंदी की मैगज़ीन बंद होगी तो 2-3 आर्टिकल अंग्रेजी अखबार में लिखे। तो यकीन मानिए इसका असर कैसे, कोई हिंदी से मुझे अंग्रेजी के आर्टिकल से 1000 शब्दों के मुझे 6000 रुपये मिले। आप कल्पना कीजिए कि हिंदी के मुझे 400 रुपये का मनी ऑर्डर आया आज की परिस्थिति में। तो हिंदी में लिखने के लिए क्यों प्रेरित होंगे लोग? तो कहीं ना कहीं अर्थ भी उसमें जोड़ता है। और जो हमारे हिंदी के मठाधी, आपने तो भाषा शुरू की, वरना पीटीआई की जो न्यूज़ आती थी अंग्रेजी से कैसे अनुवाद होता था आपने झेला होगा। तो भाषा के आने के बाद उसमें बहुत ज़बरदस्त संवर्धन हुआ, हमने भी सीखा। हमारे भाषा के जो संवाददाता थे वो अंग्रेजी से पहले खबर लाते थे। मैं उनको कहता था कि आप हिंदी में काम करते हैं, आपके काम की 2 खूबियाँ, कि एक तो अंग्रेजी से बेहतर होनी चाहिए और खबर अंग्रेजी से जल्दी जानी चाहिए, अंग्रेजी से पहले जानी चाहिए, वरना बेकार है। हिंदी में कहा को न्यूज़ एजेंसी चला रहा है। और दूसरा ये है कि नेतृत्व तो कहीं ना कहीं सर आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि नेताओं को पकड़ने का जो फॉर्मूला आपके पास और इस समय इस देश में किसी के पास नहीं। चाहे वो देवेगौड़ा जी को हिंदी सिखाना हो, चाहे आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि आज जिस दम्भ के साथ आज मोदी जी की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी गलतियाँ भी लिख के बता रहे हैं, वो और कोई नहीं बता। बस अब 5 मिनट में कार्यक्रम अंतिम वक्ता राजेश राठी ही है। अभी विज्ञापन की बात चली तो परसों दैनिक भास्कर में आया था ये, हिंदी यही वजह है कि गूगल हो या फेसबुक, नेटफ्लिक्स हो या अमेजॉन, सभी कंपनियां भारतीय बाजार में हिंदी भाषा के जरिए दबदबा कायम करना चाहती हैं। गूगल KPMG ने अपनी रिसर्च में पाया कि भारत में
24 करोड़ ऑनलाइन यूजर्स भारतीय भाषा इस्तेमाल करते हैं, जबकि केवल 17 करोड़ और ऑनलाइन यूजर्स ही अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। KPMG रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि भारत के 88% इंटरनेट यूजर्स अंग्रेजी के बजाय भारतीय भाषाओं में दिए गए एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार लोकल लैंग्वेज में जानकारी नहीं होने की वजह से 55% लोग वेबसाइट से सामान नहीं खरीदते हैं। ऐसे में 24 करोड़ ऑनलाइन यूजर्स जो भारतीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए दुनिया भर की कंपनियां हिंदी को अपना रही हैं। अब हमारे अंतिम वक्ता राजेश राठी, लेखक निर्देशक, काफ़ी फिल्में इनको एक बार आई हैं, और एक फिल्म जो 14 सितंबर बनी है, जो सिद्धार्थ जी के सहयोग से बनी है, उसमें राजेश राठी जी ने डायरेक्शन दिया। इसके निर्माता केशव जी भी रहे हैं। हिंदी भाषा में वो फिल्म बनाई है उन्होंने 14 सितंबर। हाँ, उसमें यही रोमन और तमाम त्रासदियाँ हैं जो अभी चल रही है भाषा में। लेकिन मैं आप लोगों के साथ करीब 23 मिनट MX पे भी है, MX प्लेयर पे, OTT पे, हाँ दिखा सकते हैं। सर को आप उसका लिंक नहीं, थैंक यू। एक मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ हिंदी को के बारे में। आपने कहा हिंदी बड़ी वैज्ञानिक भाषा है, और आप सब जानते ही होंगे कि इसके जो अल्फाबेट्स हैं वो हर लाइन एक अलग अलग जगह से मुंह से बोली जाती है, क ख ग घ छ छ ज ज। तो जब मैं स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा करता था तो ब्लिट्स करके एक अंग्रेजी अखबार था, उसमें हिंदी को लेकर एक सीरीज थी जो मैंने पढ़ी थी, जो अभी तक दिमाग के अंदर बैठी हुई, और मैं चाहता था कभी शेयर करूँगा, कोई विद्वान आप जैसे मिले तो पूछूँ उनसे। उसमें ये था कि जो जिस तरह से हमारी ये भाषा बनी है, क्योंकि संस्कृत से ही आई है ये भाषा, तो उसमें ये था कि जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, आकाश, जल, थल, नभ, हाँ, ये जितने भी तत्व हैं, हिंदी की हर लाइन में अलग अलग तत्व। अब ये मुझे अभी याद नहीं है, जैसे क ख ग घ वाली लाइन है, मान लीजिए अगर वो जल है तो दूसरी लाइन थल है, नभ है, और उसमें ये लिखा था कि जैसे क ख ये लाइन मान लीजिए अगर जल है तो क से ख की डिग्री अलग है, ख से ग की डिग्री अलग है, पूरी लाइन जल की है लेकिन उनकी डिग्रीज अलग अलग है। उस हिसाब से इस भाषा का निर्माण हुआ है। और हमारे यहाँ जो मंत्रों का जो बनाया गया है, रेशियो ने जो रिसर्च की है, वो इन शब्दों के उस कॉम्बिनेशन से की है कि इस इफेक्ट के लिए हमने जल का ये हिस्सा लिया, इस डिग्री का लिया, उसमें इस लाइन का ये शब्द लिया। तो ये बड़ा साइंटिफिक ब्लिट्स के अंदर मैंने पढ़ा था। अब मैं नहीं जानता ये कितना सही है, कितना इस पर शोध हुआ नहीं हुआ, तो ये मेरी जिज्ञासा थी, तो आज मौका लगा तो वो चीज़ जो बचपन से दिमाग में थी मैंने कहा शेयर करूँ। आप तो जानते ही होंगे इस बात। आपने बड़ा गजब का सवाल आपने बड़ा गजब का सवाल आज उठा दिया है। ये मेरी जिज्ञासा का भी बचपन से कारण रहा। मैं बचपन से जब छोटा बच्चा था तो 2 कन्नड़ ब्राह्मणों को बुलाकर मेरे पिताजी ने घर में रखा हुआ था। वो सुबह 3:30 बजे मुझे उठा के वेद पाठ कराते थे, और सस्वर वेद पाठ कराते थे। ईशे तोड़ जे त्वा 40 अध्याय यजुर्वेद के पाठ करता था। तो वो मुझे ये बात बताते थे, जो प्रश्न आपने कि उच्चारण से कैसे श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया और पूरा शरीर तंत्र और फिर मस्तिष्क का भी बुद्धि तंत्र प्रभावित होता है। और उसमें फिर ये जो आपने कहा ना वर्णमाला, हाँ, वर्णमाला का श्वास से, श्वास प्रश्वास से उच्चारण का क्या संबंध है, इस पर बहुत गहरा काम हमारे भारतीय पंडितों ने, शास्त्रज्ञों ने, वैज्ञानिकों ने किया है। और इसको आप अगर देखें, वैयाकरणों का अनुसंधान करें, पाणिनि का या वाग्भट्ट का, जितने हमारे पुराने वैयाकरण हैं, उन्होंने इसको बहुत प्रकार किया। और जो भाषा शास्त्र के पंडित हैं, नागपुर में 1-2
विद्वान थे, मैं उनके नाम भूल गया 40-50 साल पहले, उन्होंने इस पर ग्रंथ लिखे। हाँ, उच्चारण शास्त्र। भोलानाथ तिवारी जी मेरे मित्र थे, उन्होंने यूनानी दार्शनिकों के हिंदी अनुवाद किए। भोलानाथ जी तिवारी, उनसे मैं मिला भी हूँ, उनकी बड़ी कृपा थी, वो दिल्ली आते थे, सबकी मेरे घर आते थे। उन्होंने भोलानाथ जी ने प्लेटो के, एरिस्टोटल के ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी किया है, और मैंने वही पहले, मैंने मूल ग्रीक तो मैं जानता नहीं हूँ, अंग्रेजी बाद में पढ़े, पहले हिंदी में पढ़े। भोलानाथ जी तिवारी के नाम याद है। भाषा विज्ञान पढ़ा, भाषा विज्ञान भाषा विज्ञान भोलानाथ तिवारी जी ने ये बताया था कि हिंदी के जो अक्षर हैं, अगर उनको इस तरह से बनाया जाए बलून की तरह, उसमें अगर हवा भरी जाए और उसमें छेद करके अगर वो हवा निकले तो वही ध्वनि आती है जो वो अक्षर है। बड़े भैया वैदिक जी को मेरा प्रणाम है कि आपके ने हमको यहाँ बुलाए और ऐसे विद्वानों के बीच में हमको आने का अवसर मिला और सबके विचार को सुनने का भी अवसर मिला। और मैं बचपन से हिंदी भाषी क्षेत्र से हूँ और आगे चल करके मेरी शिक्षा साकाजी से हुई, लेकिन हृदय जो है मेरा हृदय हिंदी है, साहित्य से भरा हुआ है मेरा हृदय। एक सेकंड, यहाँ एक विषय उठा है कि भारत विश्व गुरु महाशक्तिशाली बनने के लिए दो सब्जेक्ट, दो विषय है सुधार की। पहला कि शिक्षा और दूसरा हेल्थ। लेकिन एक सब्जेक्ट इसमें, एक विषय और मैं जोड़ना चाहता हूँ, भारत का जुडिशियल है तो सुधर जाए तो ही भारत विश्व गुरु बन सकता है, महाशक्तिशाली बन सकता है। जुडिशियल आप शायद आए नहीं थे, मैंने कहा था न्याय कानून पे एकदम बदलना चाहिए। और अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने 200-300 कानून रद्द किए हैं अंग्रेज के बनाए हुए, कम से कम 1000 कानून ऐसे नियम कायदे रद्द करना चाहिए, हमको हटाना चाहिए। अभी सर एक और नई चीज हुई है, एक दूसरा कानून है सरकार, एक दूसरा कानून है। मोदी जी ने बोला है कि इस पे काम हो रहा है, सब निजी जैसे क्षेत्रीय भाषाएं उन्हीं में पूरा कानून बदल रहा है। अपने जो सर्वोच्च न्यायाधीश है ना, उन्हीं के सामने भी हुआ है। गजब के आदमी। हाँ, उन्होंने किया था जो रामन साहब, रामन जी गजब के आदमी। उन्होंने जिस तरह से न्याय व्यवस्था के बारे में, उसका भारतीयकरण करने के बारे में, भारतीय भाषा ये हुआ 3 दिन पहले। इसी बड़े, और सबसे खुशी की बात क्या है कि अपने राष्ट्रपति जो रामनाथ जी कोविंद थे, वो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, 50 साल से उससे रामनाथ जी ने बड़ी हिम्मत करी कि उन्होंने खुद 11 भाषाओं में सर्वोच्च न्यायालय के जितने निर्णय होते हैं उनके अनुवाद की व्यवस्था करेगा। अब हर निर्णय का 11 भाषाओं में अनुवाद। आप सभी का धन्यवाद। तो है सभी।